मज़ा आ गया। पता है डॉक्टर साहब, बोरीवली में मुझे दो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। एक तो यहाँ की चाय और दूसरा आपसे बात करना। थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम पे भी जब हम लोग चाय पे कुछ डिस्कशन कर रहे थे, वी मेड दैट वीडियो एज वेल, तो हमने बात करी थी ब्लड कैंसर की। और मतलब हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे और बात करनी थी, तो क्यों ना आज अगर आपके पास थोड़ा समय है तो हम चर्चा को अपने आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो मेरे दिल का नज़दीक का टॉपिक है। ऑसम ऑसम। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं कैंसर पे चर्चा, इस अनोखे यूट्यूब सीरीज़ पे जहां हम बात करते हैं कैंसर की और उससे जुड़े तमाम टॉपिक्स की। और हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान होते हैं, लेकिन इस बार मैं मेहमान के यहाँ आ गया हूँ और हम बात करने वाले हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आज। क्योंकि बड़ा ही जब किसी को सुनाई देता है कि भाई किसी की फैमिली में कैंसर हुआ है, और स्पेशली जब इस तरह की तकनीकी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं, उसमें से बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि है क्या। तो क्यों ना हम स्पेशली से ही पूछें। डॉक्टर साहब, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे तो आपको सब लोग जानते ही हैं, स्टिल फॉर द सेक ऑफ पीपल हु डोंट नो यू। या नमस्कार, थैंक यू विवेक पहले तो इस चर्चा के लिए, क्योंकि ये डेफिनेटली जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है ये थोड़ा सा मुझे जैसे पता है कि ये टॉपिक मेरे थोड़ा दिल के करीब है। और मैं हूँ डॉक्टर आशय करपे, डायरेक्टर सनराइज ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजिस्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ। नई शुरुआत अगर तुमको बताने की कोशिश करूँ ना विवेक, तो मैं भी जैसे मैं हमारा MBBS हो गया, MD हो गया। MD के बाद मैंने भी शायद बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में सुना था और आई वाज एक्चुअली पैशनेट, यार यही सीखना है ज़िंदगी में, कुछ तो सीखना है ये। तो फिर जैसे तभी बम्बई में जो शुरुआत ही थी और मैं पूना में गया था। पूना में मैंने अपना ट्रेनिंग किया, फिर कलकत्ता में था। और तभी जो मेरा एक्सपोजर हुआ है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, मेरे भी दिमाग में काफ़ी सारे मिथ्स थे, डिस्पाइट कि मैं डॉक्टर हूँ। बट जब मैंने इस फील्ड में काम करना शुरुआत किया तभी फिर मुझे समझ में आया बहुत सारी इंट्रिकसीज है। डेफिनेटली एक नई टेक्नोलॉजी है जो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ सकती है। स्टिल इट इज़ इवॉल्विंग, मतलब इतने सालों के बाद भी, बट डेफिनेटली कोई मज़ा आए। ऑसम ऑसम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है, क्यों होता है और किसके लिए होता है। अच्छा, तो अगर मैं तुमको मतलब अगर हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो जी। 1970 के दशक में सर ई डोनाल्ड थॉमस, डॉक्टर ई डोनाल्ड थॉमस से इन्होंने सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था। तभी शायद ये जो शुरुआती दिनों में जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया था, तो जहाँ पे ब्लड के ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे ब्लड तैयार ही नहीं होता है, उसमें ये किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे इसके जो इंडिकेशंस है वो धीरे धीरे बढ़ते गए। और अगर मैं भारत यानी इंडिया की बात करूँ तो यहाँ के दो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग कहते हैं। सबसे पहले थे डॉक्टर मामन चंडी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के, ही इज़ वन ऑफ द पायोनियर। और दूसरे डॉक्टर अडवाणी साहब, सुरेश अडवाणी सर, जिनको सब लोग हम लोग भीष्म पितामह कहते हैं हमारे ऑन्कोलॉजी के। तो वो एक है जिन्होंने सबसे पहले ल्यूकेमिया के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है इंडिया में। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो ये होता है, ये ब्लड की बीमारियों में किया जाता है मेनली, जिससे हम लोग हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। बट आपको बताना चाहूंगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये ओल्ड टर्म है। अच्छा। अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई नहीं करता, इट इज कॉल्ड एज अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ओके। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी पेशी जो अपने बॉडी में तैयार होती है, उसकी एक मदर पेशी होती है, मतलब माँ जिससे कहते हैं हम लोग, जैसे तो इसको कहते हैं स्टेम सेल। ये स्टेम सेल जो होती है वो हर एक पेशी को जन्म देती है आगे चल के। तो जैसे हम लोग माँ के गर्भ में, मतलब पेट में होते हैं, जो भी गर्भ जो होता है, तो उसमें जो पेशी होती है वो किसी भी बॉडी की पेशी को जन्म दे सकती है। ओके। जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो ये जो स्टेम सेल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके में क्लासीफाई होने लगते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों में मॉडिफाई होने लगते हैं। तो कुछ स्टेम सेल्स होते हैं सिर्फ ब्लड के पेशियों को जन्म देंगी, जो पेशियाँ होती है लीवर को जन्म देंगी, ऐसे अलग अलग होता है। ओके। तो ये जो होती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो कहते हैं, जो बोन मैरो में पाई जाती है, ये ब्लड के निर्माण में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब हम देखते हैं कि जैसे कभी कैंसर हो गया या और कोई बीमारी होती है, जैसे अप्लास्टिक अनीमिया नाम की बीमारी, जहाँ पे ब्लड तैयार होता ही नहीं है। ओके। तो इसमें ये सब आप स्टेम सेल एक बीज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो बाय एंड लार्ज यूज़ होता है, ये ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में यूज होता है। काफ़ी सारे इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हम लोग कहते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बदन में कुछ अलग अलग एंजाइम्स या बायोकेमिकल प्रोसेसेस की कमी होती है, तो उसके लिए भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके इंडिकेशन तो काफ़ी वेरिड है, लेकिन आज के तारीख में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है ये ब्लड रिलेटेड बीमारियों के लिए है। सो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि काफ़ी आई वुड से गंभीर इतिहास रहा है इसका
और क्योंकि काम करने वाले बहुत कम, तो आई एम श्योर सेंटर्स भी काफ़ी कम होंगे। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुझे लगता है कि जितना अभी भी काफ़ी साईफाई है, और आपने बताया जैसे उसको HSCT आजकल बोलते हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। सो ये इसके लिए एलिजिबल कौन लोग होते हैं, और क्यों जो है ये बड़े मात्रा में नहीं होता है, जैसे आज कीमोथेरेपी इतने बड़े मात्रा में होने लगी है, या दूसरे ट्रांसप्लांट्स होने लगे हैं, अभी भी जो ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है अभी भी रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? विवेक देखो, बात बताना चाहूँगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक ही चीज़ नहीं है, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार आते हैं। तो सबसे पहले इसमें होते हैं ऑटोलॉगस, जिसमें आप खुद के लिए स्टेम सेल डोनर होते हो। अब ये जो है ये काफ़ी लिमिटेड चीज़ों के लिए होती है, जैसे हम लोग एक मल्टीपल माइलोमा नाम का ब्लड कैंसर होता है, या लिम्फोमा अगर वापस आ जाए तो उसके लिए होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि कुछ केमोथेरेपी देके पूरी बीमारी को कंट्रोल किया जाता है, फिर अपने ही अच्छे वाले स्टेम सेल्स हम लोग अलग से बाहर निकाल के स्टोर करते हैं, और उसके बाद में पेशेंट को बड़ी कीमोथेरेपी दी जाती है जब उसके सारे स्टेम सेल्स और सारी ब्लड के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जो ये बैकअप में स्टेम सेल रहा है उनको वापस दिया जाता है, जैसे हम लोग एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का बैकअप लेके फॉर्मेट करते हैं। राइट। तो सिमिलर प्रोसीजर होता है, इट इज कॉल्ड एज ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। बट इसकी जो उपलब्धि है बहुत लिमिटेड चीज़ों के लिए होती है, जैसे मल्टीपल माइलोमा है या लिम्फोमा है, या कभी कभी हम लोग कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी इसका यूज़ करते हैं, बट काफ़ी मतलब इसमें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। दूसरा होता है एलोजेनिक, जिसमें पेशेंट अलग और डोनर अलग। तो जैसे अभी हम लोग मान के चलते, देखिए हम लोग जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं ब्लड ग्रुप क्या है आपका, और गूगल से एप्पल में ट्रांसफर हो रहा है। तो ब्लड ग्रुप जब पूछते हैं तो जैसे अभी को भी बोलते मुझे ए पॉजिटिव ग्रुप है, मेरा बी है, मेरा ओ है या AB है। सो ये जब हम लोग देखते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट के ब्लड ग्रुप का मैच होना जरूरी नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें जो होता है अपने व्हाइट ब्लड सेल्स पे ग्रुप होता है जिसका नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA। तो इसका मैचिंग होना जरूरी होता है। तो इसमें अलग अलग 10 स्पॉट्स होते हैं, तो इसमें 10 से 10 पूरे अगर मैच हो रहे तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट HLA मैच ट्रांसप्लांट। लेकिन कंप्लीट मैच होने के लिए भाई बहन का होना जरूरी है, मतलब ये जो दिखाया देता है इसमें डोनर जो होते हैं भाई या बहन ही होते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स एलोजेनिक में। अच्छा। तो इसको कहते हैं कंप्लीट HLA मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट। बहुत रेयर इंस्टेंसेस में पेरेंट्स और बच्चे मैच हो सकते हैं, बट उसकी पॉसिबिलिटी 10,000 में एक आध बार है। वो रेयर क्यों होता है डॉक्टर साहब? क्योंकि आया तो देखिए पेरेंट्स कैसे होता है कि जैसे ये HLA का जो सेट होता है, एक अपने मम्मी से आता है, एक अपने पापा से आता है। तो अभी डेफिनेटली सिबलिंग्स में ही मम्मी पापा तो अलग अलग सेम ही होंगे ना। राइट। जब लेकिन पापा से मम्मी की तरफ आते हैं तो अपने पापा के पापा मम्मी तो अलग थे और हमारे अलग है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी एक ही सेट का डुप्लीकेशन हो जाता है। तो ये फिनोमेनन काफी रेयर होता है। तो इसकी वजह से शायद अभी तक मैंने 400-500 जो ट्रांसप्लांट किए उसमें 2 ही में शायद अक्रॉस द जनरेशन किया है, जैसे मम्मी से, मतलब कंप्लीट HLA मैच आप हाफ मैच कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि 10 पूरे मैच होने चाहिए, 10 के 10 स्पॉट्स होते हैं, तो अगर वो मैच होने चाहिए, अगर वो, क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक भी उसमें मिसमैच होने लगा तो ये बॉडी के साथ रिएक्ट करने लगता है अलग तरीके से। सो भी नई नई टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप 50% मैच तक कर सकते हैं, मतलब 5/10 मैच कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग हैप्लो यानी हाफ मैच ट्रांसप्लांट कहते हैं। बट इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स काफी ज्यादा होते हैं। दूसरा ये है प्रॉब्लम, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी आप देखेंगे काफी सारे न्यूक्लियर फैमिलीज आने लगे, भाई बहन तो होते नहीं है, इकलौता चाइल्ड होता है। अब तो कहाँ से भाई बहन आएगा ट्रांसप्लांट करने के लिए? तो फिर क्या होता है कि देयर आर सर्टेन रजिस्ट्रीज, हम लोग इसको कहते हैं मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट या मड ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसमें क्या है कि अगर मतलब मान के चलो कि मैंने जितने भी दुनिया में लोग हैं उनका HLA टाइपिंग है, इसको कहते हैं HLA टाइपिंग, जो ब्लड टाइपिंग के लिए होता है, और वो मैंने शायद डोनर्स ढूंढना चालू कर दिए तो 6 लोग तो आपसे कम से कम मैच होंगे पूरी दुनिया में। अच्छा। परंतु ऐसा है कि सारे वो 6 कौन लोग होंगे? हाँ वो तो है, बट प्रॉब्लम इसका क्या है कि अनलेस आप रजिस्ट्री में, तो इसमें क्या होता है जैसे ब्लड बैंक होती है वैसे देयर इज अ बोन मैरो डोनर रजिस्ट्री होती है। तो NMDP करके है, या एक डच रजिस्ट्री है, और आप इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे दात्री करके रजिस्ट्री है। तो इसमें जो लोग इच्छुक है कि मैं किसी की जान बचाना चाहता हूँ, जैसे ब्लड डोनेशन के लिए हम लोग जाते हैं, तो वही बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मैं अपनी स्टेम सेल दे सकता हूँ। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे मान के चलिए कि मैंने किसी को किडनी डोनेट कर दी, तो मेरी किडनी तो परमानेंटली लॉस हो जाती है, मैं एक ही किडनी के साथ रहता हूँ, या लीवर हो गया तो आधा लीवर देना पड़ता है। लेकिन बोन मैरो एक ब्लड डोनेशन जैसा प्रोसीजर है, और अभी तो बोन मैरो नहीं करूंगा मैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही कहूंगा। तो स्टेम सेल डोनेशन जो है इट इज लाइक अ ब्लड डोनेशन, जिसमें आपका तो कोई लॉस नहीं होता है, आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है, और आप किसी की जान भी बचा सकते हो। तो ये डोनर से कैसे लेते हैं, मतलब सिर्फ इंजेक्शन में लेते हैं? नहीं, तो कैसे होता है कि स्टेम सेल का नॉर्मल घर है अपना बोन मैरो, अपने हड्डियों के अंदर वो मौजूद होती है। हर हड्डी के अंदर?
हड्डी मतलब जो जो ब्लड बनाते हैं वो हड्डी। अच्छा 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 तो अच्छा। नॉर्मली कैसे होता है कि जब हम लोग मतलब जब तक छोटा बच्चा चलता नहीं है तो ये लॉन्ग बोन्स यानी जो पैर के होते हैं हाथ के, वो भी बोन्स जो होते हैं ब्लड बनाने का प्रोसेस चालू रखते हैं। लेकिन जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, खड़े रहने लगते हैं, अब प्रॉब्लम इसका क्या आ जाता है कि आप वजन लेना है, जो जो भी बोन्स है वो ब्लड बनाते हैं वो अंदर से थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो फ्लैट बोन्स, और ये फ्लैट बोन्स कौन से, जो अपना स्कल है या जो शोल्डर ब्लेड जिसे कहते हैं, या स्पाइन में स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, या पेल्विस जो होता है, अभी ये सब बोन्स होते हैं वजन नहीं उठाते डायरेक्टली, मतलब बॉडी का वेट ट्रांसमिट नहीं होता है। करेक्ट। तो ये सारे जो फ्लैट बोन्स होते हैं ये ब्लड बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी में ये बोन मैरो पाया जाता है। तो ये स्टेम सेल का घर है ये। अच्छा। सो हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं जिसका नाम है फिल्गैसिमिक ग्रोथ फैक्टर। तो ये क्या करता है कि ये स्टेम सेल और ये जो बोन मैरो होता है उसके बीच एक बॉन्ड होता है, उसको तोड़ देता है। तो जिसकी वजह से ये स्टेम सेल सब ब्लड में आ जाते हैं। ओके। तो ब्लड में आ जाते हैं, जैसे वो ब्लड में आ जाता है तो देयर आर मशीन्स जिनका नाम है सेल सेपरेटर। अब ये क्या करता है, इसमें कंप्यूटराइज प्रोग्राम होते हैं, जो आप सेल के आइडेंटिटी डाल दो तो उसी सेल्स को सिर्फ ब्लड से सेपरेट करता है, उसको एक बैग में जमा करता है और बाकी वो बचा हुआ ब्लड रिटर्न करता है। यही टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं जब आप प्लेटलेट डोनेशन करते हो। सो आप प्लेटलेट को सेट करो तो सिर्फ वो प्लेटलेट कलेक्ट करेगा, आप स्टेम सेल को सेट कर दो तो स्टेम सेल, तो उसी तरह से स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं। यही स्टेम सेल जो होते हैं हम लोग सेपरेट करते हैं। नॉर्मली इनका जो लाइफ स्पैन होता है, अगर मैं 2 to 8 डिग्री में रखूँ तो 2 से 3 दिन ही होता है। अच्छा। सिर्फ मतलब आप उतना ही रख सकते हो। लेकिन अब नए नए टेक्नोलॉजीज है जिसमें हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन में मतलब -190 पे रखो तो ये करीबन 100 साल तक भी प्रिजर्व किए जा सकते हैं। और अगर आप -80 पे रखते हैं जिसमें हम लोग मतलब इट्स कॉल्ड थ्रैश फ्रीजिंग, वहाँ पे ऑलमोस्ट एक 15 से 20 साल तक आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। लेकिन जब एलोजेनिक हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो यूजुअली वी कलेक्ट इट एज फ्रेश एज पॉसिबल एंड फिर ये दिए जाते हैं। और इसमें कैसा है कि ट्रांसप्लांट मतलब लोग सोचते हैं कि कोई ऑपरेशन होगा, इसमें कोई ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। हाँ, मैं आपसे पूछने ही वाला था कि तो जैसे कि मैंने एक पेशेंट है, एक डोनर है, तो हम एक जर्नी डॉक्टर साहब बता दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट आया, कैसे आप उसको सस्पेक्ट करते हैं कि इसका ट्रांसप्लांट होना चाहिए, कैसे आप उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, कैसे उसको एडमिट करते हैं, एडमिट करने के बाद क्या करते हैं, और कैसे वो पेशेंट जो है डिस्चार्ज होकर, मतलब एक जर्नी अगर बता देंगे तो शायद बहुत लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। सो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ये ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो होता है, या इधर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लड कैंसर पेशेंट्स में किया जाता है, या कुछ बीमारियां ऐसी है कि जहाँ पे ब्लड तैयार नहीं होता है या ब्लड डिफेक्टिव तैयार होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जब मान के चले मेरे पास एक पेशेंट है जिसे ब्लड कैंसर का है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हाई रिस्क ब्लड कैंसर जो होते हैं, जो सिर्फ केमोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकते, या तो कैंसर शुरुआती ट्रीटमेंट के बाद वापस आ गए, उसमें किया जाता है। अच्छा। तो जैसे कोई भी मेरे पास पेशेंट आता है तो पहले उसे अच्छी तरह कीमोथेरेपी दी जाती है जिससे उसके सारे कैंसर सेल सब चले जाए। मतलब ये ऐसा ही है कि आपको एक फसल डालनी है तो वहां पे तना नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो उसको पूरा क्लियर कर दो, मतलब एक सॉइल फर्टाइल जो होती है उसको क्रिएट करो पहले। राइट। फिर क्या होता है कि जैसे तो ये अस्पताल में एडमिट करके करते हैं? हाँ, मतलब ये जो केमोथेरेपी होती है एडमिट करके की जाती है। कितना टाइम लगता है? 2 से 3 चरण हो सकते हैं हर केमोथेरेपी के, जो करीबन 2-3 महीने चलेगी। उसके बाद में वो बीमारी को कंट्रोल कर देती है। लेकिन उसी से पहले हम लोग पेशेंट का ब्लड सैंपल और उसके जो भी भाई बहन रहेंगे या जो भी एक्सपेक्टेड डोनर रहेगा उनका सैंपल लेते हैं और मैचिंग का टेस्ट करते हैं। अगर उनका मैचिंग है तो हम लोग जानते हैं कि ये एक डोनर है। सो पेशेंट का जब बीमारी कंट्रोल में आ जाती है तो हम लोग डोनर का भी इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। डोनर का इवैल्यूएशन इसलिए होता है कि डोनर फिट है या नहीं है। तो जैसे कि नॉर्मल जो ट्रांसप्लांट होते हैं उसके काफी सारे मेडिको लीगल प्रोसेसेस होते हैं, वही बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ये ब्लड डोनेशन के अंडर आता है, मतलब जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे होता है। तो इसके सारे जो नॉर्म्स है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जैसे, सो अगर डोनर एक्सपेक्टेड होता है तो एटलीस्ट वो 60 साल से नीचे तो होना चाहिए, उसे कोई बड़ी बीमारी जैसे हार्ट अटैक आके गया है या ऐसे कुछ बड़ी बीमारियां नहीं होनी चाहिए, या पास हिस्से ऑफ कैंसर नहीं होनी चाहिए। तो जब डोनर की फिटनेस लेवल हम लोग असेस करते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं कि डोनर फिट है या नहीं है। एक बार जो जैसे डोनर फिट है ऐसे पता चला तो फिर कैसे होता है कि पूरी तरह से बीमारी कंट्रोल में आ गई है। अब बीमारी कंट्रोल में जैसे आ तो चुकी है, लेकिन अपने को अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर करना है तो उसमें क्या होता है, पेशेंट और डोनर दोनों को ही एडमिट किया जाता है। ओके। तो पेशेंट जो होता है वो एक हिपा फिल्टर रूम में एडमिट होता है जहाँ पे आपकी एयर भी फिल्टर होकर आती है। मतलब वहाँ पे एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम लोग कहते हैं, मतलब वहाँ पे जो एयर होती है मल्टीपल टाइम्स फिल्टर होकर आती है, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जो शुरुआती चरण होता है उसमें पेशेंट के WBC जो होते हैं या प्रतिकार शक्ति पूरी तरह से 0 हो गई होती है, तो वो किसी इन्फेक्शन बहुत का जल्दी शिकार हो सकता है। तो
उनको एडमिट किया जाता है। तो एक साइड पे पेशेंट को बड़ी कीमोथेरेपी चालू हो जाती है जो उसका पूरा बोन मैरो डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब उसके जो स्टेम सेल्स है, क्योंकि क्या जो अपने को नए स्टेम सेल आनी है उनके लिए जगह बनानी है, वी वांटेड टू क्रिएट अ नीश फॉर देम, तो वो होता है। दूसरी तरफ जो डोनर होता है उसको फिल्गैसिम का इंजेक्शन सुबह शाम दिया जाता है, जिसके उसके सब स्टेम सेल्स ब्लड में उतर आते हैं। तो जैसे 4 दिन हो गए, 5वें दिन पे जो होता है सेल सेपरेटर को कनेक्ट करते हैं डोनर को, और हमारे स्टेम सेल्स हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अब इस स्टेम सेल का डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एडिक्वेट होना चाहिए। मतलब समझो अगर मैंने अभी जो बोन मैरो पेशेंट्स का पूरा तरह से नष्ट हो गया, अब नया हम लोग जो स्टेम सेल्स बीज डालने वाले हैं उसमें, तो एक डोज होता है 3 × 10⁻⁸ हम लोग 8 कहते हैं पर kg बॉडी वेट, इतना तो होना ही चाहिए। स्टेम सेल की अगर बात करें 2 × 10⁻6 CD34 पॉजिटिव, मतलब उसके ऊपर एक सिग्नल होता है, इतने सेल्स तो पर kg बॉडी वेट ऑफ पेशेंट होने ही चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि केमोथेरेपी पेशेंट को दे दी है, पूरी तरह से बोन मैरो नष्ट हो गया, जिस दिन आखिरी डोज हो जाता है उसके 24 घंटे के बाद में जो डोनर से सेपरेट किए हुए स्टेम सेल से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह दिए जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये ऐसा होता है फिल्मों में जैसे दिखाते हैं इधर से खून आ रहा है इधर जा रहा है? अच्छा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। ओके। तो आप जैसे उसको सेपरेट करते हैं, स्टोर करते हैं, आपको क्योंकि ये पता होना चाहिए कि सेल डोज एडिक्वेट है या नहीं है। ओके। क्योंकि अगर वो एडिक्वेट नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं मतलब डोनर से लिया उसके बाद भी टेस्टिंग होती है नहीं है। हाँ, डोनर से लिया उसके बाद में उसमें स्टेम सेल का प्रोपोर्शन कितना है, और फ्लो साइटोमेट्री करके टेक्निक होती है, उसमें हम लोग कंफर्म करते हैं कि इतने भैया सेल्स है या नहीं है। मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस, क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती पेशेंट की जान कैन कॉस्ट पेशेंट लाइफ। तो फिर कैसे होता है कि एक बार एडिक्वेट है ये पता चला तो यही सेल्स दिए जाते हैं पेशेंट्स को। इट इज लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप एक सिंपल सलाइन जैसे देते हैं वैसे ही दिए जाते हैं। अब कैसे है कि पेशेंट को तो वो इंजेक्शन नहीं दिया हुआ है ना सेल सेपरेट, तो ये स्टेम सेल्स में प्रॉपर्टी होती है, वो जैसे ही ब्लड में घूमने लगती है वो पेशेंट के यानी रिसिपिएंट के बोन मैरो पर जाके चिपक जाती है। अच्छा। और फिर अपना ब्लड बनाने का काम धीरे धीरे शुरुआत कर देती है। ओके, मतलब नया बीज आ गया, अभी फसल नया बीज आ गया बस, और अपनी जगह बना के रखिए, केमोथेरेपी देके कि वहां पे कोई पहले वाले स्टेम सेल्स नहीं है, बीमारी नहीं है। अब ये जो नए बीज है ये अपना काम का शुरुआत करेंगे। तो अगर मान के चलो मोटा मोटी जो शुरुआत है, मतलब जैसे पेशेंट को एडमिट किया हम लोगों ने और केमोथेरेपी दी से लेके पेशेंट के स्टेम सेल्स अंदर जाके काम करने की शुरुआत की, इसमें लगभग 4 से 6 हफ्ते जा सकते हैं। तो ये पूरे 4 से 6 हफ्ते में जो होता है पेशेंट को हम लोग एक हिपा फिल्टर ट्यूब मैंने आइसोलेशन में रखते हैं, उससे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स या ब्लड प्रोडक्ट्स की बहुत सारी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो शायद रिफ्रैक्टरी ल्यूकेमिया या जहाँ पे ब्लड होने का प्रोसेस बंद हुआ है वहाँ पे कारगर साबित हो सकता है। ऑसम। डॉक्टर साहब, एक मतलब एक इंसिडेंस है जो मेरे साथ करीब 1-1.5 साल पहले किसी ने मुझे कनेक्ट किया था किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। सो आई कीप डोनेटिंग ब्लड, तो दिस समबडी इन दिल्ली सी कनेक्टेड एंड रिक्वेस्टेड कि आप बोन मैरो डोनेट करोगे क्या, शायद उसको बोन मैरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सो आई वॉज लाइक ठीक है, मतलब जो थोड़ा बहुत मेरी समझ है, मुझे लगता था कि कुछ तो कहीं मेरा बोन मैरो में से किसी हड्डी में से कुछ निकालेंगे और इट विल बी ऑफ, लाइक ठीक है। आई थॉट कि 1 दिन का प्रोसेस है। देन आई सेड ठीक है, आई एम ओके, लेट मी नो व्हाट हैज़ टू बी डन। सो फिर उन्होंने अपना लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट भेजा एंड दे वर इन दिल्ली, पेशेंट दिल्ली में था और मैं बॉम्बे में था। और फिर बोले कि आपको कितना, आई थिंक 1 महीने के आसपास कुछ शायद इधर लगेगा। आई सेड यार उतना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हैड इट बीन बॉम्बे आई वुड हैव बीन, मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी को जैसे आप बोल रहे हैं कि रजिस्ट्री चलती है, अगर किसी को वॉलंटियर करना चाहूँ कि हाँ भाई आप मेरा बोन मैरो ले सकते हैं, एंड अगर किसी की जान बचाने के लिए अगर वो करना पड़े तो दैट आई थिंक दैट्स अ फेयर डील फॉर द ह्यूमैनिटी। तो उसके लिए मुझे एज अ डोनर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और उस मतलब ये इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये मर्ड जो मैंने बताया था कि मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट, जो आप किसी को मैच हो सकते हो, तो अभी बहुत बार क्या हो जाता है ना, मतलब जैसे मैंने देखा कि अगर मैं थोड़ा एक डिफरेंस बताना चाहिए, अब्रॉड में जब आप डोनर बनते हो ना, तो आप कितने एक्चुअली वॉलंटरीली कर रहे हो वो देखते हैं। मतलब वहाँ पे जो HLA टाइपिंग जो टेस्ट होती है वो आपको करनी पड़ती है, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि आपका ब्लड किससे मैच होने वाला है। तो आपका ब्लड सैंपल आप इवन अपने DNA से, मतलब आप मैंने सलाइवा भी ले लेंगे तो भी उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ब्लड से ही पता करना है करके। तो इसमें क्या होता है कि वो जो टेस्ट होती है ना उसका कॉस्ट डोनर को बेयर करनी पड़ती है। मतलब आप सच में अगर आप मोटिवेटेड हो तो ही जाओगे वहाँ पे।
इंडिया में क्या होता है, बहुत बार क्या हो जाता है कि हम लोग वो बड़े कैंप ले लेते हैं और हम लोग से मतलब एक ना भाषण दे दिया किसी ने, आप डोनर बनो, किसी की जान बचा सकते हो, तो फिर लोग रजिस्टर तो कर लेते हैं, बट जब एंड टाइम में आता है तो मुकर जाते हैं कि नहीं हमको नहीं पता था ऐसा होने वाला है। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे मैं अगर किडनी डोनर बन जाता तो मेरी एक किडनी तो परमानेंटली जाएगी, या तो लीवर हो गया या कुछ भी हो गया तो, लेकिन बोन मैरो में वैसे नहीं होता है, इट इज लाइक अ ब्लड डोनेशन। जो भी स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं वो विद इन 3-4 तो डोनर को कितने टाइम रहना पड़ता है? ऐसा जरूरी नहीं है, वही तो बोला कि विवेक, इनफैक्ट तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जब मैच अनरेगुलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट के कुछ रूल्स होते हैं, मतलब इन द सेंस कैसे होता है कि पेशेंट और डोनर को पता नहीं होता कि वो किसके लिए दे रहे या किससे ले रहे। ओके, इट इज नेवर नोन, क्योंकि मतलब उसकी बहुत सारी वजह, या तो कभी कभी क्या डोनर मुकर गया समझो, लीगल हो तो सकता पेशेंट है, नहीं, डोनर मुकर गया तो पेशेंट कैन गिव द मनी, या समझो कुछ डोनर ऐसे होंगे अगर उनको पता चल गया पेशेंट ये है तो उससे मनी डिमांड किया तो वांट माय बोन मैरो। तो यूजुअली द रूल इज दैट कि हम लोग पेशेंट और डोनर से को कभी भी, मतलब मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट में ना पेशेंट जानता है ना डोनर जानता है कि कौन है, मतलब किससे सेल आने वाले हैं और किसको सेल मिलने वाले हैं, ये कभी भी नहीं जाना चाहता। अगर डोनर चाहता है तो आप 5 साल के बाद एक दूसरे को मिला सकते हो। अच्छा, अगर डोनर चाहते हैं, रिसिपेंट नहीं। हाँ। अगर डोनर चाहता है तो दिस इज लाइक जैसे होता है कि नेकी कर कुएं में डाले तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देने के लिए इतना एक्चुअली नहीं होता है। मतलब कैसे होता है कि इसमें जो होता है ना कि सेल सेपरेशन जो होता है, मतलब जो सेल्स हम लोग लेते हैं वो जरूरी नहीं कि जहाँ पे पेशेंट हो वहीं पे लेके जाए, आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन वो उसमें क्या होता है फिर टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगते हैं उस चीज़ के। मतलब आपको सेल ट्रांसपोर्ट भी करने हैं, उसका एक टेम्परेचर मेंटेन होना पड़ता है, आपको पूरी तरह से मैच करना पड़ता है कि यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे डोनर है। अगर आपको बताना चाहूँगा, एक बार ऐसे हुआ था कि हमारा एक पेशेंट था और उसका मैच हुआ था एक यूएस सोल्जर से। ओके, अब तो प्रॉब्लम था कि वो इराक में था तभी तो जब तक वो वापस नहीं आएगा राइट, तब तक तो मतलब जो सेल्स है तब तक मिलना मुश्किल था। तो कैसा होता है कि ये पूरा मैचअप होना जरूरी होता है। एक्चुअली जो प्रोसेस होता है डोनर का, मे बी इवैल्यूएशन के लिए जो प्री प्रोसीजर फिटनेस कहते हैं उसमें 1-2 दिन लगते हैं, लेकिन जो मेन प्रोसीजर होता है उसमें 4 दिन का इंजेक्शन जो ओपीडी बेसिस पे दिया जाता है। अच्छा, ये 4 दिन कंसेक्यूटिवली लगता है? हाँ, बस एक सिंगल जैसे इंसुलिन जैसा इंजेक्शन होता है। अच्छा, सुबह शाम बस एक 4 दिन लेना है, 5वें-6वें दिन पे प्रोसीजर होता है। सो यूजुअली 7 दिन से ऊपर नहीं जाते हैं, मतलब जो डोनर होता है इसमें से सिर्फ 2 या 3 दिन ही वो पेशेंट मतलब डोनर जो रहता है वो एडमिट रहता है जब हम लोग सेल सेपरेशन जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग कैसे होता है कि जब भी डोनर होता है हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो डोनर करीब हो, ट्रेसेबल हो। प्लस क्या होता है कि हम लोग उनको बताते हैं कि आप शायद एक पहले 4-6 हफ्ते बाहर खाइए मत, क्योंकि अगर डोनर को हेपेटाइटिस हो गया, मतलब जॉन्डिस हो गया या टाइफाइड हो गया तो वापस से पूरे प्रोसेस को रोकना पड़ सकता है। तो कुछ चीजें होती है, बट एज अ रिस्क टू लाइफ देयर इज ऐसा नहीं है, 1% भी नहीं है रिस्क टू लाइफ जो होती है। इट इज एज गुड एज यू आर डूइंग अ ब्लड डोनेशन या प्लेटलेट डोनेशन मैं कहूँगा इनफैक्ट। ऑसम। डॉक्टर साहब, आपने करीब 500 डॉक्टर साहब आपने करीब 500 से ज़्यादा जो है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस ऑल्सो फॉर लेमैन, मतलब अगर हम बीएमटी के उसमें देखें तो ये करे हैं। और कितना कारगर होता है, कितना इफेक्टिव होता है ये? जैसे आपने बताया कि 2 टाइप के होते हैं, एक ऑटोलोगस होता है, एक एलोजेनिक होता है, तो क्या इन दोनों में सक्सेस रेट अलग अलग होते हैं और कितना कॉस्टली होता है ये? सो ऑटोलोगस की मैं पहले बात करूँगा तो ऑटोलोगस में कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो जाते हैं, मतलब 1-2% भी नहीं होते। मतलब भगवान की दया से अभी तक जितने ऑटोलोगस की किसी की भी डेथ वगैरह नहीं हुई है टचवुड। बट कैसे होता है कि ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट के औसतम खर्चा जो होता है 8 से 10 लाख के करीब होता है। अच्छा, जो और इसमें एक्चुअली क्या होता है, मेन खर्चा जो होता है बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लगते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स लगते हैं, जो रूम हिपा फिल्टर होते हैं, दे आर ऑल आर एक्सपेंसिव, तो वो उसकी वजह से होता है। अगर मैं एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के बारे में बात करूँ तो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट जो होता है आप क्या इंडिकेशन के लिए कर रहे हो उसके ऊपर में उसका सक्सेस रेट होता है। जैसे अप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी जहाँ पे ब्लड बनने की प्रोसीजर बंद है वहाँ पे इसका सक्सेस रेट 70 to 80% है। अच्छा, वाइल एक्यूट माइलर ल्यूकेमिया, रिफ्रैक्टरी ल्यूकेमिया होता है वहाँ पे इसका मोटा मोटी सक्सेस रेट जो होता है 40 से 60% के बीच में होता है, डिपेंडिंग की पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या थी, कैसी थी। अब कैसे कि ट्रांसप्लांट करने के लिए इट्स वन ऑफ द, मैं क्या बताऊंगा कि बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है जो जिसमें पेशेंट की जनरल कंडीशन अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उसके ऑर्गन फंक्शन है या जो भी है, क्योंकि काफ़ी स्टॉर्मी कोर्स रहता है जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। राइट, सो एज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 60-65 से ऊपर हम लोग एलोजेनिक ट्रांसप्लांट तो मना कर देते हैं। अब्रॉड जाओ तो 75 तक भी वो लोग करते हैं, बट शायद उनका थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफरेंट होता है अपने से, दे आर आई थिंक मोर फिटर देन अस मे बी समटाइम्स।
वो एक है। और दूसरा है कि उसमें जैसे मैंने बताया कि कंप्लीट मैच है, मतलब सिबलिंग डोनर अगर मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ तो यूजुअली 15 से 20 लाख तक उसकी कॉस्टिंग आती है। अगर मैं हाफ मैच करूँ जहाँ पे मुझे ना कोई डोनर मिल रहा है बाहर और फैमिली में भी कोई कंप्लीट मैच नहीं, तो हाफ मैच डोने जहाँ पे किया जाए तो इट कैन कॉस्ट अराउंड 30 to 35 lakhs। और मर्ड जो ट्रांसप्लांट जो कहते हैं मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट, ये आपका डोनर कहाँ से इसके ऊपर निर्भर करता है, मतलब कॉस्टिंग जो होती है। समझो आपका डोनर इंडिया में ही मिल गया आपको, जैसे दाखिल की रजिस्ट्री है, तो ये 5-6 लाख एडिशनल जो है आपका एलोजेनिक में तो 30-35 लाख तक हो सकता है। लेकिन कभी कभी डोनर अब्रॉड से होता है, तो फिर क्या होता है कि जो भी समझो डोनर यूएस से है तो वहाँ पे उसके सेल सेपरेट किए जाएंगे, फिर तो वहाँ उसके से सेल costing लाए अलग होती है, जाएंगे correct। लॉजिस्टिकली। ये सारे कॉस्ट पेशेंट को बेयर करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे ये कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 50 लाख तक जा सकती है। बहुत मज़ा आया डॉक्टर साहब आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने मिला बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में। मुझे एक और सवाल है मेरा लास्ट में, वो ये है कि वो क्या पैरामीटर होते हैं जो अब आप डिसाइड करते हैं कि भाई ये पेशेंट, जैसे मान लीजिए कि 50% मैच है, मतलब इट्स लाइक मतलब बहुत, कोई तो बहुत तकलीफ में होगा या कोई बहुत लाइक डेस्परेट है, तो वो किस टाइप की बीमारियां होती हैं, किस टाइप के लोग होते हैं जहाँ आपको लगता है कि ये रिस्क लेना चाहिए? तो डिफरेंटली जैसे मैंने बताया कि जैसे भी ल्यूकेमियाज हो गए जहाँ पे रिलैप्स या रिफ्रैक्टरी ल्यूकेमिया कहते हैं, जहाँ पे हम लोग कन्वेंशनल केमोथेरेपी दे रहे हैं। अब मैं जानता हूँ कि ये केमोथेरेपी कुछ काम नहीं करने वाली है, या आज काम कर गई लेकिन ये बीमारी तो ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं, वापस आ जाएगी। तो ऐसा सिचुएशन होता है जब मुझे ना कोई फैमिली डोनर मिल रहा है ना मैच अनरिलेटेड डोनर मिल रहा है, तो मैं हाफ मैच ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ। कुछ कुछ बीमारियाँ जैसे इवन प्लास्टिक एनीमिया वगैरह है, वहाँ पे हम लोग एक्चुअली अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे अवेलेबल है, जैसे एटीजी है, साइक्लोस्पोरिन है, मतलब कुछ दवाइयाँ अवेलेबल है, उनको पहले ट्राई कर लेते हैं। अगर वो फेल हो गए तो भी फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई अभी ये दवाई तो काम नहीं कर रही है। तो लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं स्टूडेंट था, मतलब एक 15-16 साल पहले और अभी आज के तारीख में देयर इज सो मच ऑफ अ डिफरेंस। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है इवॉल्व हो रही है। मतलब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी, जब जिनसे मैंने सीखा है, मतलब डॉक्टर मामन चंडी सर, तो वो हमेशा कहते थे कि मतलब क्या होता है कि ट्रांसप्लांट ल्यूकीमिया में क्यों करते हैं समझ लीजिए, तो फिर वो समझ में आएगा बात। कैंसर क्यों होता है? कैंसर इसलिए होता है कि मेरे बॉडी में कुछ इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जिन्होंने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कैंसर की सेल है या एबनॉर्मल सेल है, उसको मार देना होता है। राइट। जब ये सेल्स इस इम्यून सिस्टम से एस्केप हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं, तभी कैंसर डेवलप होता है। और एक लेवल से ऊपर जाने के बाद ये इम्यून सिस्टम के सेल्स कुछ कर नहीं पाते हैं। सो हम लोग सोचते हैं कि कैंसर ये आपका फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम है। ओके। ओके, तो ट्रांसप्लांट के जरिए हम लोग नई इम्यून सिस्टम लेके आते हैं। तो मतलब जब आप स्टेम सेल लेते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपका हीमोग्लोबिन अलग ये बनेगा और ये, तो जो भी सारी चीज सिस्टम में पूरी तरह से वो आएगी अंदर। तो जब वो सिस्टम आती है तो इसके साथ इम्यून सिस्टम के सेल्स भी आने लगते हैं। अब कैसे है कि ये इम्यून सिस्टम के सेल्स ही जो होते हैं ये बचे हुए कैंसर सेल्स को वाइप आउट कर देंगे, जो आपके आफ्टर केमोथेरेपी बचे हुए। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस ल्यूकेमिया इफेक्ट। ओके। मतलब ग्राफ्ट जो आपने डाला है वो ल्यूकेमिया को मारते हुए जाएगा। ये इस प्रीमाइसिस पे होता है कि ये जो नई इम्यून सिस्टम के सेल होगी उसने तो कभी देखा ही नहीं है, तो ये तो उसके एस्केप नहीं हो पाएंगे। अब प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि इन सेल्स ने ये बॉडी भी नहीं देखी होती है। राइट। तो इस बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। मतलब आप जिसका है उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसको मेहमान समझ रहे हो, वो शैतान निकल गया। मतलब तो इसलिए जो मैचिंग मैंने बताया ना, एक्चुअली मैचिंग, ये मैचिंग पूरी तरह से होना जरूरी होता है। तो 10/10 मैच करते हैं तो शायद ये जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो ज़्यादा तरीके से अपनी बॉडी से घुल मिल जाते हैं। सो ये हम लोग एक नई इम्यून सिस्टम लाना चाहते हैं। जब हम लोग ल्यूकेमिया में यूज करते हैं एज अ ट्रांसप्लांट, एज अ मोडालिटी यूज करते हैं, तभी हम लोग जो देखते हैं कि एक नई इम्यून सिस्टम लेके आते हैं हम लोग। तो इसके वजह से इसका इंपॉर्टेंट जो होता है ल्यूकेमिया में बहुत अलग तरीके से होता है। और जब मैं प्लास्टिक में एनीमिया करता हूँ तो मुझे सिर्फ ब्लड बनाने का सीड चाहिए होता है, तो वहाँ पे मुझे ये ग्राफ्ट वर्सेस ल्यूकेमिया इफेक्ट नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए हाफ मैच ट्रांसप्लांट जो हम लोग करते हैं ना, टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अभी जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है या नई नई दवाइयाँ आ रही है, तो दे ट्राई टू मेंटेन, मतलब अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेशन एंड ये जो बैलेंस होता है ये इम्यून सिस्टम के सेल। तो वही मुझे डॉक्टर मामन चंडी सर हमेशा बताते कि अभी तो सर्कस में टाइगर नहीं होते, तभी तो होते थे मेरे बचपन में। तो वो कहते थे कि देखो आशय कि जो ट्रांसप्लांट में ये हम लोग जो करते हैं ये एक रिंग मास्टर की तरह कि टाइगर से खेल करवाना। जब तक टाइगर तुम्हारी सुन रहा है तब तक तो ठीक ही है। राइट। और उसने ठान लिया कि तुम्हें मार डालना है तो पक्का छोड़ेगा नहीं, क्योंकि रिंग में तुम दोनों अकेले ही हो।
Correct. तो ये इम्यून सिस्टम के सेल्स भी वैसे ही है, जब तक तुम उनसे खेल करवा रहे हो नो, यू नो ये सारे जो खेल होते हैं कि जब लोग चाहते हैं कि ग्राफ से ल्यूकीमिया, बट ये टोटली हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बट नाउ द वेरियस थिंग्स जिससे हम लोग ये कंट्रोल लेके आ जाते हैं, बट इट इज नॉट 100%. सो ये इम्यून सिस्टम के सेल्स मार तो देंगे कैंसर सेल्स को, बट अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, या ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज नहीं होना चाहिए. ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. अभी नई नई टेक्नोलॉजीज है, इट इज मोर इम्प्रूव्ड, जैसे मैं स्टूडेंट और अभी जो देखता हूँ, लेकिन बट इट्स वर्थ लुकिंग एट दिस ट्रीटमेंट एस्पेक्ट. अमेजिंग. अमेजिंग. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. आई एम श्योर जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी अच्छा लगा होगा और बहुत सारी जानकारी मिली होगी. आई सी रुपेश भाई के कैमरे के पीछे कितना एकदम प्रफुल्लित हैं. वो सोच रहे हैं कि यार ये तो कहीं हमको मिलती नहीं ऐसी जानकारी. और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं फिर से आऊँगा चाय पीने के लिए और आपसे और बातें करने के लिए. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. थैंक यू.